तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, इनर एचटीएमएल में जब डायरेक्टली असाइन करना चाह रहे थे वो टेबल टैग फिर कुछ कंटेंट, तो डायरेक्टली असाइन करने पे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम क्या? तो इनर एचटीएमएल में आप जब भी कुछ भी असाइन करते हो, अगर वो टैग है कोई सा टैग, अगर आपने ओपनिंग टैग प्रोवाइड किया तो क्लोजिंग ब्राउजर अपनी तरफ से खुद ही दे देता है। हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो किया था वो क्या किया था, यहीं पे असाइन करवाया था टेबल का ओपनिंग टैग, और हम सोच रहे थे लूप के खत्म होने के बाद टेबल का क्लोजिंग टैग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बाद वाली चीज प्रोवाइड न भी कर रहे हैं, ये पूरी चीज आगे की हमने कमेंट कर दिया, अगर हमने केवल ओपनिंग टैग प्रोवाइड किया कभी इनर एचटीएमएल में, तो क्लोजिंग ब्राउजर खुद अपनी तरफ से गिफ्टेड प्रोवाइड कर देता है। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे अगर हम वेब पेज पे देखते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हुए, तो एक बार पहले यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में फोकस करें। ये पर्सन्स वाला जो डिव है, पर्सन्स आईडी वाला डिव, ये एकदम ब्लैंक अवेलेबल है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक होते ही क्या आया इसके अंदर वो देखें अगर एक्सपेंड करके, तो टेबल का ओपनिंग टैग हमने दिया, क्लोजिंग ब्राउजर ने खुद ने प्रोवाइड कर दी। अब इस केस में होता क्या है, अगर हम ये सोच रहे थे कि लूप लगा के एक एक रो इंसर्ट करते जाएंगे, बस टेबल ओपन पहले कर दें और क्लोज बाद में कर दें, तो हम जैसा सोच रहे थे कि टेबल पहले ओपन हो जाए फिर सारी रोज आ जाए फिर टेबल क्लोज कर दें, उसे इस तरीके से प्रोवाइड जो कर रहे थे हम, जहां पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पर्सन्स दी, उसके इनर एचटीएमएल में ही हम ये पूरा डेटा लेके आना चाह रहे थे। यहाँ पे ऑब्वियसली ये प्लस इक्वल हम काम में ले रहे थे। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ये टेबल टैग मिलता है उसकी क्लोजिंग वो खुद लगा देता है। फिर हम जब ये लूप प्रोवाइड कर रहे हैं रोज वाले, तो ये टेबल के अंदर कंसीडर ही नहीं हो रहा है। एक बार देखते हैं इस पेज को किया हमने रिफ्रेश, तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तब क्या कंटेंट आएगा उस पर देखेंगे, पर्सन्स के अंदर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पर्सन्स वाला जो डिव है उसका टेबल ओपन हुआ, टैग क्लोज ऑटोमेटिकली हो गया, और फिर बाकी जो भी डिटेल थी वो सब एज इट इज आ गई। रीजन उसका टीआर टीडी टैग टेबल के अंदर होने चाहिए, बिना टेबल के टीआर और टीडी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो ब्राउजर ने खुद ही वो करेक्शन कर दिया कि ये टैग हटा दिए, सीधे ये वर्डिंग लिखी हुई है, पहली बार लूप चलेगा तब नेम एज ईमेल, दूसरी बार चलेगा तो फिर से, तीसरी बार चलेगा तो फिर से, 3 बार चल रहा है क्योंकि 3 पर्सन्स की डिटेल मिल रही है वहां एक्सएमएल फाइल से। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये 3 बार रिपीटेशन हुआ नेम एज ईमेल का, तो 3 बार ये रिपीटेशन होकर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे जो टास्क है हम करना यही चाहते हैं, लेकिन एक बात समझना, हम इस पर्टिकुलर चीज जिसमें असाइन करना है, इसमें असाइन करेंगे एकदम लास्ट में। किससे असाइन करेंगे? सपोज एक वेरिएबल नाम हमने सोचा, कंटेंट जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये वेरिएबल हम असाइन करेंगे, तो वेरिएबल में वैल्यू इस तरीके से लेके आना चाहते हैं, और वेरिएबल में वैल्यू लेके आने पे ब्राउजर अपनी तरफ से उसे ऑटो करेक्ट वाले अप्रोच अप्लाई नहीं करेगा। वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग प्रोवाइड की है, वेरिएबल के लिए वो टैग नहीं है अभी, वो केवल एक स्ट्रिंग की तरह है। जब तक वो पेज पे नहीं जाता वो एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर लेगा। तो एक टेबल का टैग आया, फिर हम इसी वेरिएबल के अंदर, फिर से इनर एचटीएमएल में नहीं, अभी वहीं उसी वेरिएबल के अंदर ही हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाला कंटेंट भी, और उसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर फिर से हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेबल का क्लोजिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनली इस कंटेंट जो वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग आई थी, फिर स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर दिया इस नई स्ट्रिंग का, फिर से कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर दिया इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का। तो फाइनली कंप्लीट वो टेबल क्रिएट हो चुकी होगी, और उस कंटेंट वाले वेरिएबल को हमने इस पर्सन्स वाले डिव के अंदर प्रोवाइड कर दिया, उसके इनर एचटीएमएल में असाइन कर दिया। इस बार अगर हम इस पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, एंड यहाँ पे इस पे किया हमने क्लिक, तो क्लिक करने पे ये टेबल आई है। वो बात अलग है, टेबल का कोई बॉर्डर नहीं है क्योंकि हमने दे ही नहीं रखा। बाय डिफॉल्ट जो टेबल की डिजाइन होती है उसमें बॉर्डर भी अपीयर नहीं होता, टी बॉडी करेक्शन करके इसने प्रोवाइड कर दिया। बट रोज जो अवेलेबल है, पहली रो के अंदर ये 3 कॉलम, दूसरी रो के अंदर भी यही 3 कॉलम, एंड नेक्स्ट रो के अंदर भी यही 3 कॉलम्स अवेलेबल हुए।
कुछ इस तरीके से ये हमारे पास डेटा आ गया है। 3 रोज क्रिएट हो गई है जिनमें ये डेटा अवेलेबल है। और आप साथ के साथ अगर चाहते हैं यहीं से ही अगर इनलाइन सीएसएस अप्रोच में इसे डिजाइन देना तो बिल्कुल दे सकते हैं यहीं पे भी। जैसे हमने दिया स्टाइल इक्वल, स्टाइल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉर्डर, बॉर्डर के लिए वैल्यू दे दी, जैसे दे दी 1 पिक्सल, साथ में प्रोवाइड कर दिया सॉलिड एंड साथ में उसका कलर प्रोवाइड कर दिया। या फिर आप चाहें जैसे यहाँ पे देते तो ये किसका कलर और ये बॉर्डर जाता, केवल टेबल का। आप पर्टिकुलर टीडी के लिए भी देना चाह रहे हैं तो उन टीडी के साथ भी सब जगह पे इनलाइन सीएसएस अप्रोच में अप्लाई करते। या फिर आप ये सीएसएस जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये सीएसएस हो सकता है आप दे दें इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस अप्रोच से। यहाँ बस एक क्लास अप्लाई कर दी, जैसे ये क्लास अप्लाई कर दी या आईडी अप्लाई कर दी, फॉर एग्जांपल ये हमने क्लास अप्लाई कर दी पर्सन टेबल, ऐसी हमने क्लास प्रोवाइड कर दी और इस क्लास के लिए सीएसएस हमने पहले ही प्रोवाइड करके रख रखी है। जैसे हम यहाँ सीएसएस दे रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं पर्सन टेबल के लिए, और वो क्या दे रहे हैं, बॉर्डर। और बॉर्डर क्या स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जैसे हमने दे दिया 1 पिक्सल, और यहाँ पे साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया उसके लिए कलर से रेड, जो भी आप देना चाहें। आप चाहें तो यहाँ पे इसके लिए मार्जिन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मार्जिन दे दिया हमने 50 पिक्सल ऑटो। और भी बाकी कंटेंट भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी आप देना चाहें। साथ के साथ आप उस पर्टिकुलर टेबल के किसी एलिमेंट पे, मतलब उस पर्टिकुलर जो टेबल जिसकी क्लास ये अवेलेबल है उसके अंदर अवेलेबल किसी एलिमेंट पे काम करना चाहते हैं तो पेरेंट स्पेस चाइल्ड वाली अप्रोच सीएसएस की काम में ले रहे हैं। और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके टीडी के लिए। अगर टीएच होता तो टीएच के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर दे दिया, फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर दिया, फॉन्ट साइज जैसे प्रोवाइड कर दिया से 28 पिक्सल, साथ के साथ पैडिंग प्रोवाइड कर दी, पैडिंग जैसे प्रोवाइड कर दी से 20 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से अगर हमने दे दिया, सेव किया, इस पर्टिकुलर पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, इस बार ये जो कंटेंट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और अगर आप चाहते हो ये कंटेंट एक्चुअल कंटेंट आए, ये वर्डिंग थोड़ी लिखी हुई चाहिए हमें, हमें चाहिए एक्सएमएल से जो फाइल मिली जिसमें ये डेटा अवेलेबल है 3 पर्सन्स के रिकॉर्ड, उनका नेम एज ईमेल, नेम एज ईमेल, इस तरीके से वो रिकॉर्ड आ सके। तो उसके लिए हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आराम से समझें, हम ये वेरिएबल ले रहे हैं कुछ, सपोज यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी वो वेरिएबल से नेम एज, पूरा पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, नेम एज ईमेल, वेरिएबल के नाम लिए इस बार हमने ना। हम इन वेरिएबल्स के पास वैल्यू लेके आते हैं, और वैल्यू कैसे लेके आ रहे हैं हम इन वेरिएबल्स के पास, तो वही जो हमारी अप्रोच अवेलेबल थी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था, ये टैग नेम वाली अप्रोच, इसी अप्रोच से हम डेटा फैच कर रहे हैं किस किस का, तो हम फैच कर रहे हैं इसी अप्रोच से डेटा, या यहाँ पे जो हमने क्रिएट कर रखा है यहीं पे हमने प्रोवाइड कर दिया, जैसे नेम, कॉमा के साथ भी दे सकते हैं, और आप कॉमा के साथ दे रहे हैं थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं। यहाँ दे दिया एज, एंड सिमिलरली ये नेक्स्ट डिक्लेरेशन, सेम स्टेटमेंट के मल्टीपल डिक्लेरेशन प्रोवाइड, एंड यहाँ दे दिया हमने ईमेल, जो वो टैग हमने प्रोवाइड कर रखा है। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। एंड ये जो हमने प्रोवाइड कर दिया है, अब हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं वो समझें। तो यहाँ पे हम नेम नहीं, यहाँ पे हम देना चाहते हैं वो जो वेरिएबल नेम है ना उसका इंडेक्स आई वाला, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर अपनी वैल्यू नहीं देगा, तो स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन वाली अप्रोच हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। होपफुली आपको थोड़ा ध्यान होगा, ये एक स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइडेड है ये पोर्शन, यहाँ पे ये वो वेरिएबल जो था, वो जो एरे था उसका आई इंडेक्स वाला डेटा हमें मिल जाएगा, लेकिन उस डेटा का भी हमें क्या चाहिए, उस टैग का भी हमें इनर HTML वाला पार्ट चाहिए। तो हम इसे थोड़ा रीडेबल बनाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर कंटेंट को कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। एक टीडी हमने दिया, जैसे हम इसे कर रहे हैं यहाँ क्लोज, प्लस
नेक्स्ट रो पे आते हैं और नेक्स्ट रो के अंदर हम ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टीडी, थोड़ा टैब भी दे देते हैं रीडेबल बनाने के लिए केवल, और कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया ये क्लोज। अदरवाइज आपको ये कॉन्केटिनेशन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया इजीली लग जाएगा। यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया एज और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स आई वाला है। फिर कॉन्केटिनेशन दे रहा है क्योंकि ये फिर से एक एरे का नाम है और उसके इनर एचटीएमएल को काम में लेना है, ये तो दे ही दिया। जैसे ही हमने ये प्रोवाइड किया इसका भी इनर एचटीएमएल, उसके साथ हमने फिर ये क्या कर दिया, ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी टीडी। आप चाहे तो इसे भी अभी बीच में रिक्वायर्ड नहीं था बट ऐसे ही हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्केटिनेशन वाली अप्रोच में लिखा। ये टीआर, टीआर के अंदर पहला टीडी, उसके अंदर नेम के आई वाले इंडेक्स की वैल्यू। नेक्स्ट एज, जो हमारे पास जितने भी एज वाले टैग थे उसके करस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट ईमेल वाले के करस्पॉन्डिंग। कुछ इस तरीके से हम वो डेटा लेके आते हैं, विजिबल करवा देते हैं, सेव कर रहे हैं इस पेज को। इस पेज को किया हमने रिफ्रेश यहाँ पे, और जैसे इस बटन पे कर रहे हैं हम क्लिक, तो क्या रिकॉर्ड आया है, जो एक्सएमएल फाइल में अवेलेबल था वो रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। साथ के साथ अगर आपको कभी ऐसा कुछ भी करना है कि एक कंडीशन के बेसिस पर डिसाइड करना है कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं जैसे कि केवल उनके रिकॉर्ड चाहिए जिनकी एज 75 से ग्रेटर है, जिनकी एज 75 से ग्रेटर है उनका रिकॉर्ड आप विजिबल करवाना चाहते हैं, बाई चांस अगर ऐसा कुछ रिक्वायर्ड है। तो इस केस में ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इस इफ के अंदर। इस इफ की हेल्प से प्रोवाइड कर रहे हैं ये स्टेटमेंट, जहां पे कंटेंट ऐसा तब देंगे जब हमें पता चलता है कि वो जो पर्सन है उसकी एज ग्रेटर देन है 75। और एज चेक करने का तरीका क्या था, ये था एज प्रोवाइड करने का तरीका। लेकिन वो एज HTML कंटेंट की तरह उठ के आ रहा है तो मतलब एक स्ट्रिंग की तरह अवेलेबल होगा। हम चाहते हैं ग्रेटर देन चेक करना, बेटर अप्रोच रहेगी, पहले इसका कन्वर्जन कर दें, पार्सिंग परफॉर्म कर दें, इसकी पास इंट फंक्शन हम काम में ले रहे हैं। होपफुली आपको ध्यान होगा इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर डेटा है उसे कंपेयर कर रहे हैं कि वो अगर ग्रेटर देन है 75 से, तब तो ये कंटेंट वहां पे विजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। सेव किया हमने इसे, और पहले जो कंटेंट आ रहा है उसे ध्यान से देखना है, विराट एंड विकास का कंटेंट आना चाहिए, रोहित का अब नहीं आना चाहिए। पेज किया हमने रिफ्रेश, इस पर्टिकुलर पे किया हमने क्लिक, इस केस में केवल ये दो ही रिकॉर्ड आए, बाकी के नहीं आए। सपोज इस तरीके के आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, से 20 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है या 50 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, तो आप उन पे भी ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सएमएल को डेटाबेस की तरह काम में लेने की अप्रोच इस जावास्क्रिप्ट और एजेक्स पे ही काफी डिपेंड करती है, इसकी हेल्प से काम में लिया जा सकता है। बट ऐसा नहीं कर रहा कि केवल ऐसे ही किया जा सकता है, इसकी हेल्प से किया जा सकता है ऐसा इंप्लीमेंटेशन। होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा कुछ। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसकी हमने आज की क्लास में बात की है, कुछ इस तरीके से फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो एक्सएमएल का डिक्लेरेशन दिया, बाकी टैग अपनी मर्जी से कोई से भी प्रोवाइड कर दिए जिनका कुछ सिग्निफिकेंट। एनकोडिंग मतलब क्या होता है? एनकोडिंग मतलब जो आपका टेक्स्ट कंटेंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे आपने पॉसिबली आपने सुन रखा हो यूनिकोड, या आपने यूनिकोड नहीं तो आस्की वैल्यू तो एटलीस्ट सुन रखा होगा कि जो कैरेक्टर है वो सेव हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो वो एनकोडिंग टेक्निक UTF-8 है जैसे यहाँ पे, वो यूनिकोड की ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करने का तरीका है। एनकोडिंग मतलब जो आपका कैरेक्टर सीक्वेंस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे भी, उन सबको जब आप मेमोरी पे स्टोर करना चाहते हो तो कैरेक्टर का डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन होता ही नहीं है, तो कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू कंसीडर हो रही है वो, जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने आस्की वैल्यू सुनी होगी, किसी में आपने यूनिकोड सुना होगा, यहाँ पे उसी के लिए वर्ड काम में लिया जा रहा है एनकोडिंग, कि कैरेक्टर किस फॉर्मेट का है वो बताने का तरीका, जो भी डेटा है इस पर्टिकुलर फाइल में वो किस फॉर्मेट का डेटा है।
क्योंकि आप जानते हैं लैंग्वेजेस अलग अलग भी पॉसिबल है, एनकोडिंग उनके करस्पॉन्डिंग भी हो सकती है अलग अलग लैंग्वेजेस की, जैसे तुर्किश लैंग्वेज की अलग एनकोडिंग हो सकती है। सर फिर इसमें ना बाइनरी कोड में कन्वर्ट ही नहीं होता? नहीं, मेमोरी पे डेटा सेव होगा तो बाइनरी कोड में तो कन्वर्ट होता ही है हमेशा। जहां पे भी मेमोरी पे डेटा सेव हो रहा है बाइनरी कोड में ही हो सकता है, मेमोरी पे डेटा बाइनरी के अलावा किसी और फॉर्मेट का होता ही नहीं है। बस बात इतनी सी है, बाइनरी कोड न्यूमरिक वैल्यू का फाइंड आउट किया जाता है। जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में भी अगर कभी ऐसा कुछ ध्यान दिया हो कि कैरेक्टर कांस्टेंट ए अवेलेबल है, उसकी एक आस्की वैल्यू अवेलेबल होती है, जैसे इसकी आस्की वैल्यू सी प्रोग्रामिंग में जो काम में ले रहे हैं 97, यस सर। और 97 का बाइनरी कोड सेव किया जाता है। मतलब सेव 97 को भी नहीं कर रहे हैं, 97 के बाइनरी कोड को कर रहे हैं ए के लिए। सिमिलरली यूनिकोड के करस्पॉन्डिंग अवेलेबल है। तो ये एनकोडिंग टेक्निक हमने डिफाइन नहीं किया, पहले से डिफाइंड है। हमने केवल यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जो नॉर्मली हम अगर इंग्लिश वर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूमरिक अल्फा न्यूमरिक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ अल्फाबेट्स इंग्लिश इंग्लिश वाले ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम नॉर्मली एनकोडिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं UTF-8। बाकी आपकी चॉइस है, ये देना कंपलसरी नहीं है। और अभी जो हम एजेक्स देख रहे हैं उसमें तो ये वाली लाइन कमेंट भी हो गई थी, आपने अगर ध्यान दिया हो सभी ने, तो अगर इसे डायरेक्ट काम में लेंगे तो कमेंट है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा।